जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू कर दिया था और मैंने उसका इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, और इसके साथ जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का हमने इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया था। अब इसमें हमें इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया था, इसके बाद हम ये सारा देखें जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा उसका रिव्यू मैं आपको करवा देता हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट और इसके साथ जो है वो हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया था। ठीक है बेटा, ये टॉपिक हमारा था एस ब्लॉक एलिमेंट और एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। अब हमें एक्चुअली आज पढ़ना है एक्सट्रैक्शन, उससे पहले थोड़ा सा मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। ये चैप्टर 3 जो बच्चे नहीं थे वो जरा देख लें, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 3 में ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए थे। और इसके बाद जो है इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट आपको बताया था मैंने कि इसमें 1A और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, 1A और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ये बेसिकली जो है ये हमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। 1A ग्रुप को एल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड ए ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो कहा जाता है। सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, 1A ग्रुप को एल्कली मेटल्स कहते हैं। रीजन आपको बताई थी मैंने कि एक्चुअली 1A ग्रुप जो है वो मेटल्स होते हैं और वो बेस फॉर्म करते हैं, हम एल्कलीज कहते हैं। सेकेंड ए ग्रुप बेस फॉर्म करते हैं, मेटल्स होते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद हैं, इससे उसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देंगे। 1A ग्रुप के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ए ग्रुप के आखिरी शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। लिहाजा 1A ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होगा, सेकेंड ए ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होगा +2। लिहाजा अब इसके बाद ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, और फिर मैंने आपको सोडियम का जो मेटल का जो हमने आपको जो है वो इंट्रोडक्शन कराया था सोडियम मेटल का, कि सोडियम मेटल जो है इसका इंट्रोडक्शन में करा दिया था आपको, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। ये इसका इंट्रोडक्शन है कि सोडियम का नाम सोडियम, लैटिन नेम इसका नेट्रियम, सिंबल Na, डिस्कवर्ड किया था हेम्फ्री डेवी ने 1807 में, और जनाब ग्रुप इसका 1A है, पीरियड थर्ड है, इसका स्टेट या फेज जो है वो सॉलिड है, नेचर मेटल है, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.93, आयोनाइजेशन पोटेंशियल 5.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 495 किलो जूल पर मोल। इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो 5.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 495 किलो जूल पर मोल है। मेल्टिंग पॉइंट 97.72 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे अंदाजा होता है कि सोडियम मेटल जो है वो एक सॉफ्ट मेटल है, और इतना सॉफ्ट होता है कि इसे हम आसानी से नाइफ के जरिए कट कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 882.85 डिग्री सेंटीग्रेड है, या इसको आप 883 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। डेंसिटी जो है वो है 0.968 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अर्थ क्रस्ट में 2.3% है। 2.3% के माने ये अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है वो 6th अबेंडेंट एलिमेंट के तौर पर जो है वो सोडियम मेटल मौजूद है। लिहाजा ये तो इसका इंट्रोडक्शन, मैंने आपको पहले भी इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था बेटा। अब हम आते हैं एक्सट्रैक्शन पर। देखो, एक्सट्रैक्शन के माने जो है, एक्सट्रैक्शन के माने होते हैं, एक्सट्रैक्शन हम कहते हैं, एक्सट्रैक्शन के माने होते हैं कि किसी भी मेटल को जब हम प्योरिफाइड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम देयर कंपाउंड, तो इस मेथड को, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा गौर से, कि किसी भी मेटल को जब हम या प्यूरिफाइड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं उसके कंपाउंड में से, उसे हम नाम देते हैं एक्सट्रैक्शन या मेटालर्जी का। अब गौर से मेरी बात सुनना और समझना बेटा। मेटल्स हमें दो तरह से मिलेंगे, मेटल्स हमें दो तरह से मिलते हैं। एक हमें मेटल मिलता है
प्योरेस्ट केमिकल कंपाउंड्स की शक्ल में। एक जो तरीकेकार है ये हमें नेचुरली मिलते हैं, तो एक जो मेटल मिलता है वो मिलता है प्योरेस्ट केमिकल कंपाउंड्स की शक्ल में। प्योरेस्ट केमिकल कंपाउंड्स के माने सोडियम है, सोडियम हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड NaCl की शक्ल में। मैग्नीशियम मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट की शक्ल में। कैल्शियम मिलता है कैल्शियम सल्फेट की शक्ल में। बेरियम मिलता है बेरियम सल्फेट की शक्ल में। तो ये हमें प्योरेस्ट केमिकल कंपाउंड की शक्ल में मिलेंगे। सेकंड, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, और वो जो इम्प्योर स्टेट या इम्प्योर फॉर्म मेटल्स की होती है, उस इम्प्योर फॉर्म को हम ओर्स कहते हैं। उसमें बहुत सारी फिजिकल और केमिकल इंप्योरिटीज दोनों होती है। तो अगर हमें मेटल प्योरेस्ट कंपाउंड की शक्ल में, ये क्योंकि हम जब टॉपिक शुरू करते हैं और जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो उसमें बच्चों को इसमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, तो लिहाजा पहले इसका डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। अगर आपको मेटल प्योरेस्ट कंपाउंड की शक्ल में मिल रहा है, अगर आपको मेटल मिलता है प्योरेस्ट कंपाउंड की शक्ल में, जैसे सोडियम मिलता है सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम मिलता है कैल्शियम सल्फेट में, मैग्नीशियम मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट में, अगर प्योरेस्ट कंपाउंड में है, तो इससे हम मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम उसकी डायरेक्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे। अगर मेटल हमें प्योरेस्ट कंपाउंड की शक्ल में मिल रहा है, तो फिर हम मेटल को क्या करेंगे, उसके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, और इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हम उस मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं अगर वो प्योरेस्ट कंपाउंड में। लेकिन अगर मेटल हमें इम्प्योर फॉर्म में मिल रहा है, अगर हमें मेटल मिलता है इम्प्योर फॉर्म में, तो पहले उस मेटल को हम मुख्तलिफ मेथड से इम्प्योर फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेंगे प्योरेस्ट कंपाउंड में। हम मेटल को इम्प्योर फॉर्म से कन्वर्ट किस में कर लेंगे, प्योरेस्ट कंपाउंड की शक्ल में उसे हम कन्वर्ट करेंगे, और जब वो प्योरेस्ट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। लिहाजा ये सारा प्रोसेस, जिसमें मेटल प्योरेस्ट कंपाउंड की शक्ल में हो या मेटल इम्प्योर ओर की शक्ल में हो, ये सारे प्रोसेस में से मेटल को 100% प्योरिफाइड फॉर्म में ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है, इसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहा जाता है, या इसे हम मेटालर्जी ऑफ मेटल का नाम देते हैं। लिहाजा मैंने आपको पहले भी बात समझाई थी कि हमारे पास जो मेटल है उसमें एक सोडियम मेटल है, एक हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम मेटल चैप्टर नंबर 4 में, और एक हम पढ़ेंगे कॉपर मेटल चैप्टर नंबर 5 में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। अब जो वर्ड एक्सट्रैक्शन है, ये आप समझ गए होंगे कि हम सोडियम मेटल को 100% प्योर मेटल की शक्ल में उसके कंपाउंड से हासिल करना चाहते हैं, और सोडियम हमें प्योरेस्ट कंपाउंड की शक्ल में मिलेगा। जब ये प्योरेस्ट कंपाउंड की शक्ल में मिलता है, तो हमें सिर्फ क्या करनी पड़ेगी, उस कंपाउंड की इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद मेटल जो हमें वो प्योरेस्ट फॉर्म में हासिल हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हम कंपाउंड से मेटल को ऑब्टेन करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटालर्जी का या एक्सट्रैक्शन का। अब हम देखते हैं कि जो सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन है, ये एक्सट्रैक्शन क्या है, सोडियम इज अ सिल्वर वाइट एक्सपेंसिव एंड यूजफुल मेटल, इट इज कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट बाय यूजिंग डॉन प्रोसेस। सोडियम मेटल को हम कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेन करते हैं, और जो प्रोसेस होगा कॉमन सॉल्ट, जिसको आप टेबल सॉल्ट कहते हैं, इसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। फॉर्मूला इसका NaCl। कॉमन सॉल्ट को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, NaCl इसका फॉर्मूला होता है। इसको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। और जिस मेथड से हम सोडियम मेटल को ऑब्टेन करते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं डॉन्स प्रोसेस। The process is based on the electrolysis of fused NaCl, giving
molten sodium at cathode एंड क्लोराइड एट एनोड, ये इक्वेशन हो जाएगी NaCl, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हम कैथोड पर ऑब्टेन करेंगे सोडियम मेटल जो मोल्टन फॉर्म में होगा, बाद में इसको सॉलिडिफाइड कर लिया जाता है और क्लोरीन जो है वो एनोड पर ये क्लोरीन गैस की शक्ल में। इस तरह जो डॉन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस डॉन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जरिए हम सोडियम मेटल भी ऑब्टेन करते हैं और क्लोरीन गैस भी ऑब्टेन करते हैं। तो अब यहाँ दो चीजें आ रही, क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल। तो हो सकता है पेपर में तुम्हें ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं सोडियम मेटल की हेडिंग में, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में ये कह दें कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सोडियम मेटल। तो अगर क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन आती है तो आप उसमें अगर डॉन सेल के जरिए आती है, एक्सट्रैक्शन आती है डॉन सेल के जरिए, डॉन प्रोसेस से, तो आप सेम मेथड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं या आप सेम मेथड जो है वो आप लिखिएगा। ठीक है बेटा। अब डॉन प्रोसेस क्या है? अच्छा, अब इसमें देखिए दो तरह के क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, इस तरह इसको भी क्लियर कर लें। पहली बात तो ये कि बहुत सारी बात मैंने आपको शायद पहले भी समझाई थी, बहुत सारे प्रोसेस में तीन तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें ये लिखते हैं कि डायग्राम इज रिक्वायर्ड, ये मेंशन कर देंगे कि डायग्राम रिक्वायर्ड है। डायग्राम रिक्वायर्ड होने के माने ये हैं कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डायग्राम के भी मार्क्स हैं, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डायग्राम के भी। ओके तो ये जो है, अच्छा देखिए थोड़ी देर के नेट एक्चुअली डिस्कनेक्ट हुआ था, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें नेट की हो रही है, मौसम ऐसा हो रहा है इसलिए। तो आपको जो अभी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना बेटा, वो दो इस समय रिकॉर्डिंग होगी, उसको मैं 1 और 2 करके रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी जो जो पहले की क्लास थी 10-15 मिनट की, वो अलग रिकॉर्ड होगी और अब जो क्लास हमने शुरू की है ये अलग होगी। तो आपकी रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग जो आपकी है वो ये दो तरह से शो होगी। ठीक है बेटा, दो रिकॉर्डिंग 1 और 2 से जो है वो शो होगी। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, अब इसमें देखिएगा कि जो बातें, तो मैं आपसे क्या कह, दो तरह से जो है क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और तीन तरह से। एक तो एक में आपसे कहा जाएगा कि डायग्राम इज रिक्वायर्ड, तो इसके माने जो मार्क्स हैं उस मार्क्स में डायग्राम के भी नंबर है, उस मार्क्स में डायग्राम के भी नंबर है। दूसरा आता है कि डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, दूसरा आता है डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। लिहाजा आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या होगा, उसमें डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें डायग्राम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, लिहाजा आप उसमें डायग्राम ना बनाएं। एक क्वेश्चन के अंदर जो है, एक क्वेश्चन के अंदर जो है, एक क्वेश्चन के अंदर जो है, एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा गया डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, तो डायग्राम आपको रिक्वायर्ड है, आप ना बनाए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर जो है वो आपको ना डायग्राम मेंशन कर लिखते हैं कि आपको डायग्राम बनानी है या आपको डायग्राम नहीं बनानी, ये इस तरह से मेंशन करते हैं। लिहाजा अगर आपके पास सवाल में ये बात मेंशन ना हो कि डायग्राम बनानी है या नहीं बनानी, तो कोशिश करो कि तुम डायग्राम बना लो, और इसके लिए आपको टाइम अपना मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डायग्राम की को प्रैक्टिस करें। अगर डायग्राम कंपलसरी है जब भी बनाए, अगर लिखा हुआ है कि डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड,
फिर आप ना बनाएं, फिर बनाना बेवकूफी। लेकिन अगर अगर डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ तो आपने फिर क्या करना है, फिर आपने डायग्राम बनाना। अब आते हैं बेटा कि अब हम आते हैं कि डॉन सेल जो है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसको आप देखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। द सेल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल स्टील शेल lined inside with fire bricks. The anode is cylindrical in shape and made of graphite. It projects upward from the bottom to the cell and is located center alloy in the cell. The cathode is made of iron supported by two arms extending to the side of the cell body. ये भी आपको समझ में आएगा बेटा, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। अच्छा अब जरा देखिएगा कि अच्छा अब द एनोड एंड कैथोड by an iron gauze, separated by an iron gauze diaphragm which screens the graphite anode. इसके बाद from iron cathode the facilitate the recovery of sodium metal. A conical bricks lined bell is submerged in the cell placing directly above the anode. Its function is to collect the chlorine gas. अब जरा आप डायग्राम ये देखिएगा, फिर ये डायग्राम यहाँ क्लियर है, फिर आपको पिक्चर वाली डायग्राम जो आपकी बुक में डायग्राम है उसकी पिक्चर में दिखाऊंगा। देखिए ये हमारे पास डाउन सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये आपकी बुक में, ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, दोनों सेम है। यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है इसलिए डायग्राम सब समझे। देखिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम कहते हैं एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रो तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इसे हम नाम देंगे बेटा। अब जरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के माने क्या है, जहां इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो। इलेक्ट्रोलाइसिस के माने क्या होंगे, जिसमें आप किसी सोल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करके बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके आयंस को आप एनोड और कैथोड पर कलेक्ट कर लें। इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो हम डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक का प्रोसेस प्रोसीड करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज किए जाते हैं ये अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं। इनकी शक्लें हर साइंटिस्ट ने अलग अलग बनाई हैं, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगे उसमें दो चीजें कॉमन होंगी बेटा। उसमें दो चीजें कॉमन होंगी। एक तो ये कि उसके अंदर एक जो है वो दो इलेक्ट्रोड्स होंगे जिसको आप एनोड और कैथोड कहते हैं, और एक इसमें होगा इलेक्ट्रोलाइट। एनोड ऐसी मेटेलिक प्लेट जिसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे एनोड कहा जाता है, और ऐसी प्लेट जिसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसे हम नाम देंगे कैथोड का। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको बात वाजे की गई है। अब जरा देखिए जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है किसी भी शक्ल का होगा, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें दो इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। यहां देखिएगा ये हमारे पास एक ग्रेफाइट का, ये एक सिलेंड्रिकल ग्रेफाइट रॉड है जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ये आपको बड़ी सी ब्लैक कलर नजर आ रही है, ये ग्रेफाइट रॉड है। ये ग्रेफाइट रॉड जो है जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गई तो इसको हम कहेंगे कि ये इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड होगा। ये आयरन की रॉड्स हैं और दोनों एंड्स पर आयरन की रॉड्स को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। लिहाजा ये जो आयरन की रॉड्स हैं ये बिहेव करेंगी एज कैथोड। तो किसी भी शक्ल का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स मेटेलिक प्लेट्स विच आर कनेक्टेड विद द बैटरी। जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं उसे एनोड कहा जाता है, जिसे बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं उसे हम नाम देते हैं कैथोड का।
तो एनोड ग्रेफाइट की रॉड्स हैं और कैथोड जो है वो सिलेंड्रिकल आयरन कैथोड है, जैसे हमने आयरन के सिलेंडर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। देखिए अब इस ये एनोड और ये कैथोड, ये आप देख सकते हैं एनोड और कैथोड के दरमियान ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है यहाँ पे देखिएगा, ये डॉटेड लाइन ये वाली है, और यहाँ पे आप देखें, और यहाँ पे आप देखें कि ये जो डॉटेड लाइन व्हाइट कलर की आपको नजर आ रही है, इस डॉटेड लाइन जो ये आयरन डायफ्राम कहलाता है, आयरन गॉज है ये आयरन, ये देखें ये एनोड एंड कैथोड आर सेपरेटेड बाय एन आयरन गॉज डायफ्राम। ये आयरन गॉज है जो पूरा एक आप देखें ये एक रेक्टेंगल तो में नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आप देखें रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, तो ये आयरन गॉज है। इस आयरन गॉज के जरिए क्या है कि हमने एनोड और कैथोड को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। देखिए यहाँ पर जो है ये आपको आयरन गॉज, यहाँ पर आपको ये आयरन गॉज, ये देखिएगा ये आयरन गॉज, आपको आयरन गॉज यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में नजर आ रहा है। तो ये हमने इससे क्या किया, एनोड और कैथोड को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब जनाब जहां पर इस जगह देखिए ये इन्वर्टेड ट्रफ है, ये इन्वर्टेड ट्रफ है जिसे हम सोडियम मेटल को कलेक्ट करते हैं, हम सोडियम मेटल को कलेक्ट करते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रोड क्या हो गया बेटा, ग्रेफाइट एनोड है, आयरन कैथोड है, और सोडियम क्लोराइड, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड को हम इस्तेमाल करते हैं, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड को हम इस्तेमाल करते हैं, इसको फ्यूज के माने मॉल्टन सोडियम क्लोराइड को हम इस्तेमाल करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। इस सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जब वो मॉल्टन स्टेट में आएगी सोडियम क्लोराइड, तो मॉल्टन स्टेट में इसमें से करंट पास होगा, और सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, लिहाजा इसके लिए हमें बहुत ज्यादा करंट चाहिए। लिहाजा इस मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी मिकदार में शामिल कर देते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्योंकि आपको ये बात शायद पता हो कि आपकी बात मैंने मेंशन की थी कि देखिए जब हम लिक्विड के अंदर इंप्योरिटीज को शामिल करते हैं, जब हम लिक्विड में इंप्योरिटीज को शामिल करते हैं तो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाता है, और जब सॉलिड में इंप्योरिटीज को हम शामिल करते हैं तो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। जब लिक्विड में हम इंप्योरिटीज को शामिल करेंगे तो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे इजाफा होता है, और सॉलिड में इंप्योरिटीज को शामिल किया जाए तो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। लिहाजा सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम करते क्या है कि हम इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में शामिल कर देते हैं कैल्शियम क्लोराइड। जब इसमें हम कैल्शियम क्लोराइड को शामिल करते हैं तो क्योंकि सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड एक इंप्योरिटीज के तौर पर शामिल हो गई, तो इससे सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाता है। पहले सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब हम इसमें कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर देते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड के प्रेजेंस में सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 से कम होकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और हमारा जो इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस है उसमें कमी आ जाती है। लिहाजा अब क्या हुआ कि अब हमने सोडियम जो आयरन रॉड को बैटरी के नेगेटिव से मिला दिया, ग्रेफाइड रॉड को बैटरी के पॉजिटिव से मिला दिया। यहां आप देखें कि यहां पर जो है, यहां पर जो है ये फ्यूज्ड NaCl है, और NaCl के साथ जो है वो हमने कैल्शियम क्लोराइड को शामिल कर दिया। ठीक है, यहां से ये सॉल्ट सप्लाई, यहां से हम फ्यूज सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड हम इसमें डालेंगे। जब हम करंट पास करेंगे, जब हम करंट पास करते हैं तो जैसे ही करंट पास किया जाएगा NaCl आयोनाइज्ड हो जाएगा। जो इक्वेशन आगे आपको बताऊंगा मैं, यहाँ डायग्राम से आप समझ लें, NaCl आयोनाइज्ड हो जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में।
और जो पॉजिटिव आयन है, जो सोडियम के पॉजिटिव आयन है, वो इस आयरन कैथोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। एक ऐसा ही ट्रफ यहाँ पर भी होता है, ये जो ट्रफ यहाँ नजर आ रहा है आपको, इन्वर्टेड ट्रफ, वो यहाँ पर भी होगा। तो आयरन कैथोड की तरफ ट्रेवल करेगा, और जो क्लोराइड नेगेटिव आयन है वो माइग्रेट करेगा टूवर्ड्स द ग्रेफाइड एनोड। एनोड पर, क्योंकि एनोड पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, जो क्लोराइड आयन आएगा, ये क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडेशन के बाद ये क्लोरीन गैस की शक्ल में यहां से रिलीज हो जाएगा। इस तरह हम डॉन सेल में क्लोरीन गैस को हासिल कर सकते हैं। जो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, ये सोडियम और एज वेल एज इनके साथ होंगे कैल्शियम। तो सोडियम और कैल्शियम कहां पहुंचेंगे? आयरन कैथोड पर। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, इनमें रिडक्शन का प्रोसेस होगा, और रिडक्शन के बाद जो है इसको हम इन्वर्टेड ट्रफ में हासिल कर लेंगे। और अब ये जो है वो क्या होगा कि सोडियम हम ऑब्टेन कर लेंगे, कहां पर? सोडियम ऑब्टेन कर लेंगे कैथोड पर, और क्लोरीन हम ऑब्टेन करेंगे एनोड पर। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस। यहां तक डायग्राम आई थिंक समझ में आ गई होगी। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक सोडियम, एक ग्रेफाइड है जो एनोड होगा, एक ग्रेफाइड एनोड है, और आयरन जो है वो कैथोड होगा। NaCl के साथ हम जो है वो कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर लेते हैं ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाए, और रिड्यूस होकर जो है वो हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट इसका रिड्यूस होकर 800 से क्या हो जाएगा? 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जब हम देखते हैं कि अब इसकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन अगर आप देखें, जो प्रोसेस होगा डॉन सेल में, इसमें देखें 33% सोडियम क्लोराइड, 67% कैल्शियम क्लोराइड है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट 800 से कम होकर क्या हो जाएगा? 600। जब इसको हम फ्यूज करते हैं, जब ये फ्यूज स्टेट में आएगा मॉल्टेन फॉर्म में, तो NaCl आयोनाइज हो जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ये Na पॉजिटिव में और क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव में आयोनाइज्ड हो जाएगा। सिमिलरली जो कैल्शियम क्लोराइड है, ये Ca+2 में और Cl माइनस में आयोनाइज्ड हो जाएगा। अब जितने पॉजिटिव आयंस हैं वो माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स कैथोड, और जितने नेगेटिव आयन है ये माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स एनोड। अब देखिए, एट एनोड Cl नेगेटिव आयंस माइग्रेट टू एनोड टू ऑक्सीडाइज फ्रॉम Cl2। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ये Cl माइनस है, ये अब इस एक, यहाँ 2 Cl है, एक Cl पर -1 चार्ज होता है, 2 Cl पर -2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में। ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ना। और Cl2 जो है, ये Cl2 ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसे क्या कर दिए? अपने 2 इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो Cl2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, और कन्वर्ट हो गया Cl2 में, और ये हम क्लोरीन गैस डॉन सेल से ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा बेटा? कौन से आयंस हैं? एक Na पॉजिटिव है, और दूसरा जो है वो कैल्शियम+2। ये 2 चार्जेस हैं जो कैथोड पर जाएंगे। लिहाजा सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और Na सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और कन्वर्ट करेगा कैल्शियम में। ये दोनों मॉल्टन फॉर्म में इन्वर्टेड ट्रफ पर आ जाएंगे। ये दोनों कहां पर आ जाएंगे? ये मॉल्टन फॉर्म में आएंगे इन्वर्टेड ट्रफ पे। देखिएगा जरा, ये इन्वर्टेड ट्रफ में यहां पर, ये यहां पर आ जाएंगे मॉल्टन फॉर्म में। यहां पर कैल्शियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है, तो वो नीचे होगा, सोडियम इसके ऊपर होगा। तो हम पहले कैल्शियम को सेपरेट करते हैं मॉल्टन फॉर्म में, और फिर हम सेपरेट करते हैं किसे? इसके बाद हम सेपरेट कर लेते हैं सोडियम को, और इस तरह कैल्शियम और सोडियम मेटल ऑब्टेन हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, तो ये कैल्शियम और सोडियम जो है, कैल्शियम और सोडियम हम यहां से ऑब्टेन करेंगे और इन्वर्टेड ट्रफ के जरिए।
अब इसमें ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं कि कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करने की रीजन क्या है बेटा, ये सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैल्शियम क्लोराइड के प्रेजेंस में 800 डिग्री सेंटीग्रेड से और क्या हो जाएगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इस प्रोसेस की जो लिमिटेशन है कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लिमिटेशन में यही है कि NaCl के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। तो अगर ये चीजें ना हो तो इस प्रोसेस को यूज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड से और 600 डिग्री सेंटीग्रेड। और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने की वजह से जो है ये हम इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जो खर्चा है वो कम हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस हमारे जो है वो कम हो जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह, वरना इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस ज्यादा हो। इसके बाद मेटालिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस, लिक्विड सोडियम कैन इजीली बी कलेक्टेड। कैल्शियम क्लोराइड से क्या होगा, मेटालिक फॉग प्रोड्यूस नहीं होती है और हम सोडियम को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। सेल वॉल इज नॉट अटैक्ड बाय द क्लोरीन, और इससे क्या होगा, क्लोरीन से सेल वॉल पर इतना इफेक्ट नहीं होता और वो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर रहता है। Electrolysis of sodium chloride takes place in molten state only because in aqueous state sodium chloride and form NaOH. The presence of iron gauze partition is necessary because it screens the iron cathode from graphite anode and prevent the mixing of sodium and chlorine. ये इनकी लिमिटेशन, लिमिटेशन के माने क्या है कि जो चीजें हम एडिशनली इस सेल में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रीजन क्या है। जैसे आयरन कैथोड के साथ देखें, आयरन डायफ्राम इस्तेमाल किया गया। डायफ्राम के इस्तेमाल के माने क्या है कि डायफ्राम के जरिए जो सोडियम पॉजिटिव आयंस और कैल्शियम पॉजिटिव आयंस बने, साथ में क्लोराइड नेगेटिव आयंस, तो ये आपस में मिक्स ना हो सके, इनकी मिक्सिंग रोकनी चाहिए। जब वो मिक्स होंगे दोबारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, दोबारा से उसको हमें ब्रेक करना होगा। तो इनकी मिक्सिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर डायफ्राम लगा देते हैं कि ताकि जो आयंस प्रोड्यूस हो वो आयंस सेपरेट रहे, क्लोरीन अलग रहे और सोडियम और कैल्शियम जो है वो आयोनाइज्ड होकर वो सेपरेट हो जाए। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम क्लोराइड टेक्स इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट के माने क्या है कि अगर हम इसको एक्वस फॉर्म में करेंगे, अगर हम ये कहते हैं सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्वस फॉर्म में पानी में डिसॉल्व कर देंगे जब भी करंट को कंडक्ट करेगा, मॉल्टन फॉर्म में करेंगे जब भी करंट को कंडक्ट करेगा। तो कहीं पर हम एक्वस इस्तेमाल करेंगे, एक्वस के माने पानी के साथ, और कहीं पर मॉल्टन जो फ्यूज फॉर्म में होगा। तो अगर हम एक्वस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जब वाटर के साथ इसको हीट करेंगे तो वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड जो है वो मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस तरह में एक और नया कंपाउंड बन जाएगा। लिहाजा इससे बचने के लिए हम इसको मॉल्टन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास एक्चुअल फॉर्म में सोडियम के आयंस हो और क्लोराइड के आयंस हो। फिर पहला पॉइंट आपको मैंने और समझाया था कि जो कैल्शियम क्लोराइड हम ऐड करेंगे उसकी वजह मेटेलिक फॉग प्रोड्यूस नहीं होता, लिक्विड सोडियम को हम आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं और सेल वॉल पर क्लोरीन का अटैक नहीं होता। ये कैल्शियम क्लोराइड इन चीजों को डिक्रीज करती है। ठीक है बेटा। और इसके साथ साथ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उससे जो सेल वॉल है, जो सेल की वॉल है वो भी इफेक्टेड होती है, क्लोरीन से भी होगी। लिहाजा जब टेम्परेचर कम होगा तो ये चीजें आसानी से हम कलेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से हम कैल्शियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं, और एज वेल एज ये इस प्रोसेस की लिमिटेशन है। इस तरह सोडियम क्लोराइड के जरिए, सोडियम क्लोराइड के जरिए डॉन सेल को जरिए, डॉन प्रोसेस को के जरिए हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट ये मेटल होता है। अब इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं और कुछ इसके यूजेस हैं, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं है, बहुत बड़ा ये चैप्टर नहीं है, तो ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा दिसंबर में इंशाल्लाह ताला हमारे मिड टर्म एग्जाम होंगे, आई होप डेट के हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसमें आपके 5 से 6 चैप्टर जो हैं वो मिड टर्म में शामिल होंगे। तो ये प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं, पढ़ना शुरू करें।
10th ईयर्स ने, अब 10th ईयर जब आ गए हैं तो आप लोग अब इसको पिक करने नहीं आ रहे, आप 10th ईयर कलेक्ट करें ताकि जो चैप्टर्स और टॉपिक्स तुम पढ़ रहे हो उसको तुम्हें अंदाजा हो कि ये चैप्टर या टॉपिक जो है वो कितने अरसे पेपर में आया, कितने साल आ रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ये सारी बातें आपको पता रहे। तो हर चीज देखें, मैं फिर कह रहा हूँ ये आपकी प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं भाई, ये ऑनलाइन क्लासेस टाइम पास नहीं है कि हम भी वेट करेंगे हम जब पढ़ाएंगे जब फिजिकल होंगी, ऐसा नहीं है। प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं, लिहाजा आप भी प्रॉपर घर पे पढ़ें, नोट्स लें, 10th ईयर लें और आप याद करना शुरू करें, अपनी स्टडीज आप शुरू करें, उसके बगैर आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। आई होप डेट के 15 से सुन रहे हैं तो शायद क्लासेस जो है वो आपकी फिजिकल हो सके, और बाकी वो डिपेंड करेगा भी आगे क्या हालात रहते हैं, लेकिन जो भी हालात हो आप अपनी क्लासेस प्रॉपर लें और प्रॉपर याद करें। बार बार मैं आपसे बात कह रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए आज का टॉपिक हम यहाँ तक कंप्लीट कर दें, फिर इंशाल्लाह ताला कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे।